हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जो है कि मुगल डायनेस्टी को कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि ऑलरेडी हमने इसके फर्स्ट पार्ट में मेडिवल हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में हमने जो है कि दिल्ली सल्तनत को कवर कर लिया था। ठीक है, जो इसके ऊपर की वीडियो में इसके ऊपर के पेजेस थे। अब इस वीडियो में हमारा पर्पस क्या है कि हम मुगल डायनेस्टी को कवर करेंगे, साथ ही साथ में हम कुछ रीजनल किंगडम को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम मुगल डायनेस्टी को देखने वाले हैं। पहले मुगल डायनेस्टी में कौन था और रूलर बादशाह कौन था? बाबर था। इसका टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग क्या था? 1526 से 30 तक। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है कि 1526 1526 से 30 तक बाबर का जो है कि टाइम था। और इसने कुछ बैटल्स लड़े। ठीक है, अपने आप को इंडिया में स्टेब्लिश करने के लिए इसने कुछ बैटल्स लड़े। पहला बैटल क्या था? बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में किसके किसके साथ लड़ा गया? देखिए यहाँ पे बाबर है, राणा सांगा है, दौलत खान लोधी है। ठीक है, अब प्लस मोहम्मद लोधी, बीएस इब्राहिम लोधी। देखिए बाबर को किस किसने सपोर्ट किया था? बाबर को सपोर्ट किया था राणा सांगा ने, साथ ही साथ में दौलत खान लोधी ने और मोहम्मद लोधी ने। और ये किसके अगेंस्ट हुआ था? इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी डायनेस्टी का आखिरी शासक था। इसमें क्या हुआ था कि लोधी डायनेस्टी का जो इब्राहिम लोधी थे, इनकी हार हो गई थी। और साथ ही साथ में पहली बार जो है कि बाबर इंडिया में जीता और वहां पे मुगल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। सेकेंड बैटल क्या था इनका? सेकेंड बैटल का नाम था इनका बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा हुआ कब? 1527 में। इसके अगेंस्ट राणा सांगा। देख रहे हैं, राणा सांगा ने इनको सपोर्ट किया था बैटल ऑफ पानीपत में। बाद में फिर से इन्हीं के साथ, ठीक है, राणा सांगा के साथ ही बाबर का युद्ध हो गया, जिसको बैटल ऑफ खानवा के नाम से जाना जाता है। अब ये कब हुआ था? 1527 में। डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था 1528 में, जो कि एमपी में है। चंदेरी कहाँ पे? एमपी में है। किसके अगेंस्ट? मेदिनी राजा ऑफ एमपी। एमपी के एक राजा थे जिनका नाम था मेदिनी राजा। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट क्या हमारा? बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा कब हुआ था? 1529 में हुआ था, जो कि बिहार में है घाघरा। और किसके अगेंस्ट हुआ था? मोहम्मद लोधी के अगेंस्ट हुआ था। देख रहे हो ना, अभी मोहम्मद लोधी ने जो है यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत में इनको हेल्प किया था, लेकिन बाद में इनको इनके साथ भी इनका युद्ध हुआ बाबर का। ये कौन, इसने क्या किया था? फर्स्ट टू यूज आर्टिलरी एंड गन पाउडर इन इंडिया। ठीक है, पहला ऐसा शासक था जिसने जो है कि आर्टिलरी और गन पाउडर को अपने बैटल में युद्ध किया, यूज किया था। इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तुजू के बाबरी और बाबर नामा, जिसको कि तुर्किश में लिखा गया था। इसका लैंग्वेज क्या था? तुर्किश था। इसने क्या लिखा था? रिसाल ए उसाज। ठीक है, लेटर्स ऑफ बाबर। इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम था रिसाल ए उसाज, जिसको जो को बोलते हैं लेटर्स ऑफ बाबर। ठीक है, ये हमने बाबर के बारे में कुछ जाना, जिसका समयकाल जो है कि 1526 से 30 तक था। इसके बाद से बाबर के बाद से कौन आया? नेक्स्ट आया हमारे हुमायूं, जो कि बाबर के लड़के थे। तो हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक? दो पार्ट में था। ठीक है, पहला पार्ट क्या था? 30 से 40 तक, 10 साल तक। फिर से 55 से 56 तक, एक साल तक। इनके कुछ बैटल्स देख लेते हैं जिन्होंने इंडिया में आके बैटल्स लड़े अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए। बैटल पहला क्या था? बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा का 5039 में बिहार में हुआ था। ये बैटल ऑफ चौसा। चौसा कहाँ पे? बिहार में है और इम्पोर्टेंट है बीपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हुमायूं भी शेरशाह, इसमें किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, जो कि एक अफगान रूलर थे। और इसमें हुआ क्या कि सूरी, जो शेरशाह सूरी थे, वो जीत गए और अपने आप को दिल्ली का बादशाह नियुक्त किया। बैटल ऑफ कन्नौज हुआ। बैटल ऑफ कन्नौज कब हुआ? 1514 में। ठीक है, जो कि यूपी में है। कन्नौज कहाँ पे? यूपी में है। और इसमें किसके किसके साथ युद्ध हुआ था? हुमायूं वीएस शेरशाह सूरी। इसमें अगेन जो है कि शेरशाह सूरी जो कि जीत गए। इसके बाद से नेक्स्ट कब हुआ? नेक्स्ट युद्ध हुआ हमारा बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा कब हुआ था? 5055 में। अब मच्छीवाड़ा कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक है, तो ये किस प्लेस पे है? जो बैटल हुआ वो किस प्लेस पे है और किस सन में है हुआ? ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा जो कि 5055 में हुआ था, ये कहाँ पे है? मच्छीवाड़ा पंजाब में है। और ये यहाँ पे किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था? हुमायूं वीएस सिकंदर शाह सूरी। ठीक है, जो कि हुमा जब उस समय तक जो है कि शेरशाह सूरी का डेथ हो गया था। और इसमें क्या हुआ कि हुमायूं जीत गया। ठीक है, हुमायूं जीत गया और वहां पे फिर से जो है कि उसने मुगल डायनेस्टी को इंडिया में स्टेब्लिश कर दिया। इसका डेथ कैसे हुआ था? इसका डेथ हुआ था कि जब लाइब्रेरी, जिसका नाम था शेर मंडल, ठीक है, शेर मंडल पे जा रहा था तो सीढ़ियों से गिर के, ठीक है, जो कि पुराना किला में है, वहीं पे इसका डेथ हो गया 1556 में। इसने क्या किया था? बिल्ड सिटी ऑफ दीनपाना। दीनपाना बैटल सिटी ऑफ दीनपाना को किसने बनवाया था? इसको बनवाया था हमारे हुमायूं ने। ठीक है, इसको वर्ल्ड रिफ्यूजी बोलते हैं, फॉर रिफ्यूजीज के लिए। सिटी ऑफ दीनपाना को किसके लिए बनाया गया था?
रिफ्यूजीज के लिए बनाया गया था। इसके साथ ही साथ हुमायूं थॉम है, ठीक है, बिल्ड बाय हिज वाइफ हमीदा बानो बेगम। उनकी वाइफ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था, जिसको हाजी बेगम भी बोलते हैं, जिन्होंने जो है कि हुमायूं का मकबरा बनवाया था, जो कि दिल्ली में है और बहुत ही सुंदर जगह है वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें हुमायूं नामा। हुमायूं नामा बायोग्राफी था हुमायूं का, जिसको उनकी सिस्टर, जिसका नाम था गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है। तो इसमें फिर से मैं चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ हुमायूं से रिलेटेड। हुमायूं ने 3 बैटल लड़े थे। पहला बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ चौसा, जो उसके 5039 में बिहार में हुआ था, और इसमें जो है कि हुमायूं की हार हो गई थी। सेकेंड बैटल था बैटल ऑफ कन्नौज, जो कि 1514 में यूपी में लड़ा गया था, इसमें भी हुमायूं की हार हो गई थी। थर्ड बैटल क्या था? बैटल ऑफ मछीवाड़ा, जो कि 5055 में, जो कि पंजाब में है, वहां लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था? हुमायूं की जीत हो गई थी और उसने मुगल डायनेस्टी को इंडिया में एस्टेब्लिश कर दिया था। इसका डेथ किससे हुआ? ये अपनी लाइब्रेरी में जा रहे थे तो सीढ़ियों से गिर के इनकी डेथ हो गया। इन्होंने सिटी ऑफ दीनपाना, जो कि रिफ्यूजी से रिलेटेड है, ठीक है, इस सिटी को बिल्ड किया था। हुमायूं थॉम किसने बनवाया था? उनकी बीवी, जिनका नाम था हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम। हुमायूं नामा उनका जो है कि हुमायूं नामा क्या था? उनकी बायोग्राफी थी, जिसको उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा शेरशाह सूरी को, ठीक है। शेरशाह सूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के, क्योंकि इनका संबंध कहाँ से है? बिहार से है। शेरशाह सूरी का जो टाइमिंग था 1514 से 45 तक था, ओनली 5 ईयर, ठीक है। देख रहे हैं 5 सालों तक इन्होंने शासन किया, और 5 सालों में बहुत ही अच्छे खासे एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह पे जो है कि इन्होंने अच्छे खासे रिफॉर्म किए। इन्होंने क्या किया? एबोलाइज जमींदारी सिस्टम, जो जमींदारी सिस्टम था उसको एबोलाइज कर दिया, और साथ ही साथ में न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इसमें होता था क्या कि फार्मर टू गिव 1/3 टैक्स टू किंग। जो फार्मर का प्रोड्यूस होता था उसका वो 1/3 भाग वो किंग को देता था। इसने इन्होंने क्या किया? स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर। वेट एंड मेजर का सिस्टम चला रहा था ओल्ड वाला, उसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड कर दिया। इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? इशू फर्स्ट रुपया, जो सिल्वर का था, एंड दम कॉपर का, जो आज तक हमारे पैसे का नाम क्या है? रुपया है, वो इन्हीं के नाम पे पड़ा। इन्होंने क्या किया? पहला रुपया जो कि सिल्वर का था लॉन्च किया, साथ ही साथ में डेम जो कि कॉपर का था, इस कॉइन को लॉन्च किया। इन्होंने जो पोस्टल सिस्टम चला रहा था ओल्ड वाला, इसको रीऑर्गेनाइज किया। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द सरिया लॉ फॉर जुडिशियल पर्पज। इन्होंने सरिया लॉ को इंट्रोड्यूस किया जुडिशियल पर्पज से, मतलब कि जो भी जुडिशरी में जो भी लॉस वगैरह फॉलो होंगे, अब सरिया लॉ फॉलो होंगे। और इन्होंने कैप्चर किया चुनार फोर्ट, जो कि यूपी में है। चुनार फोर्ट जो कि यूपी में, इनको इसको इन्होंने कैप्चर किया। इनके कुछ मिनिस्ट्रीज का नाम देख लेते हैं जिन्होंने जिसको इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। पहला नाम क्या था? दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत का संबंध किससे है? रेवेन्यू और फाइनेंस से। अर्ज आर्मी, जो ओल्ड वाला चला रहा था। रसालत, फॉरेन मिनिस्टर था इनके शासन में। और इनसा क्या था? कम्युनिकेशन से, जो ओल्ड वाला सिस्टम चला रहा था दिल्ली सल्तनत का, उसी सिस्टम को, उसी सिस्टम वाले मिनिस्टर्स को इन्होंने फॉलो किया। इसके साथ साथ इनके जुडिशियल डिपार्टमेंट का नाम क्या था? मुकद्दम, ठीक है, मुकद्दम इनके जुडिशियल डिपार्टमेंट का नाम था। टू गिव जस्टिस टू पीपुल। पट्टा और काबूलियत, पट्टा और काबूलियत को देख लेते हैं। क्या था? रिटन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीजेंट। गवर्नमेंट और पीजेंट के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता था, जिसको पट्टा या काबूलियत बोलते थे। इसमें क्या होता था? लैंड होल्डिंग एंड द टैक्स वाज फाइनलाइज। इसमें जो कितना किसके पास लैंड होगा, और साथ ही साथ में इस लैंड पे कितना टैक्स लगेगा, इन चीज को फाइनलाइज किया जाता था पट्टा या काबूलियत में। इसमें क्या हुआ कि ब्रॉड पीजेंट क्लोजर टू स्टेट। इससे क्या हुआ कि जो पीजेंट थे वगैरह थे, वो स्टेट के प्रति थोड़ा सा वफादार टाइप के हो गए, और जो जागीर सिस्टम था इसको इन्होंने डिस्करेज कर दिया। इसके साथ इन्होंने क्या किया? 3 कैटेगरीज ऑफ लैंड फॉर टैक्स, ठीक है, 3 तरीके के लैंड क्लासिफाइड किया जिन पर टैक्स लगेगा। पहला क्या था? गुड था, सेकंड मिडिल था, और बेड था, और इनके क्वालिटी के बेस पे उनके टैक्स लगते थे। इन्होंने क्या किया? एक्सटेंडेड जीटी रोड। जो जीटी रोड है फ्रॉम चित्तौड़गढ़ टू काबुल, ठीक है, इन्होंने जीटी रोड को बनवाया। ब्यूट सिटी ऑफ शेरगढ़। शेरगढ़ जो है कि एक सिटी था जिसको इन्होंने बनवाया, इसको क्या बोलते हैं? सिक्स फाउंडेशनल सिटी ऑफ दिल्ली। सिक्स फाउंडेशनल सिटी ऑफ दिल्ली को किसने बनवाया था? जिसका नाम शेरगढ़ था, शेरशाह सूरी ने। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हमारा हेमू, ठीक है। पता है कि बहुत ही फेमस रूलर थे इंडिया के, जिसको नाम जिनका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि अक्टूबर से नवंबर 1556 तक इंडिया में शासन किया। ये कौन थे? एडवाइजर ऑफ इस्लाम शाह, जो शेर शाह सूरी थे, ठीक है, उनके बेटे के जो एडवाइजर थे, इनका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। और ये फर्स्ट हिंदू एम्परर ऑफ दिल्ली इन 350 ईयर्स। फर्स्ट थे और साथ ही साथ में लास्ट भी थे। हेमू जो है कि फर्स्ट भी थे और लास्ट भी थे, क्योंकि 350 सालों में पहला हिंदू शासक जो दिल्ली की सत्ता पे बैठा था कौन थे? हेमू थे।
और इसके साथ साथ इन्होंने क्या था, डिफीटेड अकबर फोर्स इन अक्टूबर। जो अकबर की फोर्स थी, सेना थी, उसको अक्टूबर में इन्होंने पराजित किया। फिर फोर्सेस वापस आई, उसमें क्या हुआ, फिर अगेन बैटल हुआ जिसको बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हुआ क्या, अकबर फोर्सेस लेड बाय, कौन लीड कर रहा था, बैरम खान। बैरम खान लीड कर रहे थे, जो कि जीत गए, क्योंकि हेमू की आंख में आके एक तीर लग गया और उनकी सेना जो है कि इसके बाद से भागने लगी, जिससे जो है कि इसमें हेमू का डिफीट हो गया था। इसके बाद से देख लेते हैं, जब हेमू का डेथ हो गया और शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था जिसको एस्टेब्लिश किया था उन्होंने, उसके बाद से जब अकबर को ने उस पर आधिपत्य कर लिया, तो उसके बाद से अकबर का शासन देखते हैं। अकबर का शासनकाल क्या था, 5056 टू 605, इतने समय तक था। इन्होंने क्या क्या काम किए, इसको, इनके गार्जियन का नाम क्या था, गार्जियन का नाम था इनका बैरम खान। बैरम खान इनके गार्जियन का नाम था, क्योंकि अकबर उसमें बहुत छोटे थे। इनके ने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 5056 में बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर के बीच में नहीं। अकबर तो उसमें छोटे थे, तो बैरम खान और हेमू के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 5056 में। इसमें जो है कि हेमू की हार हो गई थी और बैरम खान जीत गए थे। इन्होंने क्या किया, बैन फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर ऑफ वार इनटू स्लेव्स एंड रिलीज प्रिजनर ऑफ वार, मतलब कि उदार टाइप के थे। इन्होंने कि जोधाबाई या हरकाबाई, जिनका दो नाम था, जोधाबाई से शादी किया। डिक्रीर ऑफ मजार को इन्होंने प्रतिपादित किया, जिसका मतलब क्या था कि डिसीजन ऑफ एम्परर इज फाइनल एंड एजुकेशन प्रोसेस, मतलब कि जो भी डिसीजन होगा एम्परर का ही फाइनल होगा। इन्होंने पिलग्रिम टैक्स था जो हिंदुओं पे लगता था, उसको एबलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। साथ ही साथ में रिलीजियस टैक्स जो जिजिया सिस्टम, जिजिया के अंदर लगता था, इसको भी एबलाइज खत्म कर दिया। और साथ ही साथ में फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी को न्यू कैपिटल सिटी नियर आगरा, आगरा के नजदीक जो कि फतेहपुर सिकरी को अपना कैपिटल बनाया। साथ ही वहां पे बुलंद दरवाजा, जिसको गेटवे ऑफ द फतेहपुर सिकरी था, बुलंद दरवाजा जो कि गेट फतेहपुर सिकरी का गेटवे था, इसको उन्होंने बनवाया। इन मेमोरी ऑफ कैप्चरिंग, किसने बनाया था, इन मेमोरी ऑफ कैप्चरिंग गुजरात। गुजरात को जब इन्होंने कैप्चर किया तो फतेहपुर सिकरी जो कि न्यू कैपिटल सिटी था नियर आगरा के पास में, वहां पे उन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया। इबादत खाना का संबंध किससे है, अकबर से है। इसमें क्या होता था, ये प्रेयर हाउस होते थे, इसमें जो कि रिलीजियस डिस्कशन होता था, रिलीजियस डिस्कशन होता था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम देख लेते हैं अकबर के अंदर में क्या था। तो उसको हेड कौन थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के हेड कौन थे, तोडरमल थे, जो कि लैंड रेवेन्यू को देखते थे। और तीन टाइप के जो है कि लैंड रेवेन्यू थे। पहला क्या था, जबती सिस्टम, सेकेंड का क्या था, गल्ला बख्शी, और थर्ड क्या था, नासक। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसको जो है कि तोडरमल देखते थे अकबर के अंदर में, टोडरमल नाम के एक मंत्री थे, तो इन्होंने तीन तरीके के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने। इसका क्या नाम था, पहला जबती सिस्टम, सेकंड क्या था, गल्ला बख्शी, और फोर्थ क्या था, नासक। जब्ती सिस्टम को देख लेते हैं। जब्ती सिस्टम में क्या होता था, इसमें क्योंकि मोस्ट प्रिविलेंट था, मतलब कि सबसे ज्यादा यही प्रिविलेंट था उस समय। इसमें क्या था, लैंड मेजर इन बीघास, बीघा में लैंड को मेजर करते थे, और जिसमें हेल्प होता था बम्बू जरबी सिस्टम को, ठीक है। अभी भी पता है आप लोगों के जो पूर्वांचल का एरिया है, यहाँ पे लैंड का मेजरमेंट किसमें होता है, बीघास में ही होता है, जो कि नियर अबाउट 22 कट्ठा के आसपास ऐसे समथिंग होता है। इसके बाद से इन्होंने चार कैटेगरी में लैंड को क्लासिफाइड किया। पहला क्या था, कोलज, जो कि लैंड एवरी ईयर कल्टीवेटेड होता था, जहाँ पे खेती होती थी। सेकेंड था परती, जिसमें जो है कि एक एक साल के रुक रुक के खेती होती थी, मतलब पानी लग गया, समथिंग कुछ हो गया, तो एक साल रुक के फिर सेकेंड टाइम पे जो है कि वहाँ पे गेहूं की खेती हुई। सेकेंड क्या था, चाचर, जिसमें 2 से 3 साल में एक बार खेती होती थी। फिर से एक था बांजर, मतलब कि जो कि लॉन्ग टाइम से जो है कि ऐसे छोड़ दिया गया, तो वहाँ खेती वगैरह नहीं होती थी। तो इस तरीके से उन्होंने लैंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया, कोलज, परती, चाचर और बांजर। अकबर जो है कि किसानों को लोन भी देता था, इसका नाम क्या था, टकवी। टकवी जो है कि लोन था जो अकबर के द्वारा किसानों को दी जाती थी फॉर सीड्स, इक्विपमेंट्स एंड एनिमल को परचेस करने के लिए, ठीक है। तो टकवी नाम का लोन किसने इंट्रोड्यूस किया था, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही साथ में एक दसाला सिस्टम था। इसमें क्या होता था, 10 ईयर असेसमेंट टू कैलकुलेट द लैंड रेवेन्यू। हर 10 साल पे जो है कि लैंड का असेसमेंट होता था कि उस लैंड से कितना हमको रेवेन्यू लेना है, टैक्स एज ए रेवेन्यू, एज ए टैक्स के फॉर्म में लेना है। तो इस सिस्टम का नाम क्या था, दसल्ला सिस्टम था। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, फार्मर कुड पे इन केस और काइंड, ठीक है, मतलब फार्मर जो है कि केस में या तो काइंड दोनों में पे कर सकते थे राजा को। लैंड रेवेन्यू वाज रिन्यूमरेशन ऑफ सोवरेनिटी नॉट रेंट, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि लैंड रेवेन्यू जो था वो एज ए रेन्यूमरेशन ऑफ सोवरेनिटी, एज ए नॉट रेंट के फॉर्म में नहीं लिया जाता था। फिर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ये थी अकबर। मनसबदारी सिस्टम का संबंध अकबर से है।
इसमें क्या होता था, एक जट होता था और साथ में एक होता था सावर। अब दोनों का काम देख लेते हैं। पहला जट है, ये क्या होता था, पर्सनल रैंक ऑफ द मनसबदार फॉर हायरार्की। ये पर्सनल रैंक होता था जो मनसबदार होते थे अकॉर्डिंग टू उनकी हायरार्की के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ सोल्जर्स टू बी मेंटेन, मतलब जितने नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो है रैंक होगा, ठीक है। उसको जट बोलते थे। सावर्स क्या होते थे कि जो नंबर ऑफ फोर्स होते थे टू बी मेंटेन बाय मनसबदार, इसके बेसिस पे आपको सावर का रैंक दिया जाता था। इसमें इन्होंने कुछ बैटल्स लड़े, क्या था नाम, बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच हुआ था, मान सिंह वीएस महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़। ये बहुत फेमस है बैटल, जिसका नाम है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। किसके किसके बीच हुआ था, मान सिंह जो कि अकबर के दरबार में थे और साथ ही साथ में महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ के बीच में हुआ था। रॉल्फ फिच, ठीक है, एक जो कि इंग्लिश मैन था। रॉल्फ फिच जो कि इंग्लिश मैन था, कब आया था, अकबर के कोर्ट में आया था। और ये एग्जाम में आपके ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहे वो यूबीपीसीएस का पेपर हो चाहे बीपीएससी का पेपर हो। तो रॉल्फ फिच जो कि एक इंग्लिशमैन था जो अकबर के कोर्ट में आया था। दीन इलाही या तौहीद इलाही एक धर्म था जिसको जो है कि अकबर ने स्टार्ट किया था। इस धर्म का नाम क्या था, दीन इलाही या तौहीद इलाही। इसमें क्या था, कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। वांटेड टू सेपरेट आइडियोलॉजी ऑफ सूल ए कुल, मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रोपिगेट करने के लिए इन्होंने दीन इलाही धर्म को स्टार्ट किया था। इसमें क्या था, अकबर न्यू सूफी टाइप रिलीजन इन 5082 में स्टार्ट हुआ था ये। इसमें क्या होता था, नो रिचुअल्स, नो सेरेमनीज, नो हायरार्की, नो स्क्रिप्चर्स, ठीक है, ये सब चीजें इसमें थी, मतलब किसी प्रकार का देख दिखावा नहीं था। इसके बाद से क्या था, इसमें वॉलंटरी एंड ओनली दोज अप्रूव बाय अकबर कुड ज्वाइन। इसमें क्या होता था कि जिसको अकबर अप्रूव करेगा बस वही उसको ज्वाइन कर सकता था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, इसमें अकबर के जो कि नवरत्न थे, ठीक है, अकबर के दरबार में कुछ नवरत्न थे, उनको उनके नाम देख लेते हैं। पहले क्या थे, बिरबल। सेकंड क्या थे, तोडरमल, तानसेन, जिन्होंने क्या किया था, रागस को कंपोज किया था जिसका नाम था राज दरबारी इन ऑनर ऑफ द अकबर, ठीक है। इन्होंने की कंपोज किया था रागा राज दरबार में इन ऑनर ऑफ अकबर। तानसेन थे, महाराजा मानसिंह थे, अब्बुल फजल थे जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखा था। अब्बुल फैजी थे जिन्होंने महाभारत को जो है कि पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्या था, रजमनामा, रजनामा था या रजमन नामा जिसको बोलते हैं, ठीक है। महाभारत को जो पर्शियन में ट्रांसलेट किया था अब्दुल फैजी ने, इसका नाम क्या है, रजनामा, ठीक है, रजमनामा या रजमननामा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर देख के आप रामायण ना समझिएगा, ठीक है। इसको महाभारत से रिलेशन है इसका, और ये ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। अब्दुल रहीम खान, ठीक है, ये कौन थे, सन ऑफ बैरम खान और हिंदी पोएट थे। साथ ही साथ में मुल्ला दो प्याजा और फकीर आजियुद्दीन रिलीजियस एडवाइजर थे। ये सभी के सभी कौन थे, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। तुलसीदास भी जो है कि अकबर के टाइम पे ही, ठीक है, इंडिया में रहते थे। मतलब कि तुलसीदास और जो है कि अकबर दोनों कंटेम्परेरी थे, एक ही टाइम पे थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बेटे का नाम क्या था, अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर, जो कि इनके बाद से सत्ता में आया। तो इनके बारे में देख लेते हैं, इनका क्या था, 1605 से लेकर 27 तक इन्होंने इंडिया में रूल किया। और इन्होंने किसके साथ शादी किया था, मेहरुनिशा, इसका नाम था नूरमहल या नूरजहां, ठीक है, इसके साथ इन्होंने शादी किया। और इन्होंने जो है कि फिफ्थ गुरु अर्जन देव, तो अर्जन देव थे जो सिखों के पांचवें गुरु थे, इनको मारा था। और 609 में क्या था, रिसीव विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस जो है कि ईआईसी का जो इन्वॉय था बन के आया था। विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था, ये आया था राज जहांगीर के दरबार में, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, रॉल्फ फिच अकबर के टाइम पे आए थे, और ये विलियम हॉकिंस जो है कि जहांगीर के टाइम में आया था। इसने क्या किया, बिल्ड शालीमार एंड निशांत गार्डन श्रीनगर में, शालीमार और निशांत गार्डन को श्रीनगर में बनवाया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग। मुगल पेंटिंग का ये गोल्डन एज था क्योंकि पेंटिंग पे इसका ज्यादा फोकस था। और पेंटर कौन कौन थे इसके टाइम पे, उस्ताद मंसूर अब्बुल हसन, ये दोनों लोग जो है कि पेंटिंग करते थे और बहुत ही मशहूर पेंटर थे जहांगीर के टाइम पे। इसके साथ ही साथ देख लेते हैं, ईरानियन ट्रेवलर था एक, ईरानियन ट्रेवलर था जिसका नाम क्या था, पियत्रा वेले, ठीक है, पियत्रा वेले एक ईरानियन ट्रेवलर था जो कि जहांगीर के टाइम पे आया था जहांगीर के दरबार में। इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, दूस अस्पा सी अस्पा, दू अस्पा सी अस्पा नाम से एक चीज को स्टार्ट किया था जहांगीर ने। इसके बाद देख लेते हैं, ये क्या था, डबल द सावर रैंक ऑफ मनसबदार विदाउट चेंजिंग जाट, मतलब कि सावर रैंक को डबल कर सकता था ये
विदाउट चेंजिंग द रैंक ऑफ जाट, ठीक है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते थे, हम बोलते थे डू अस्पा सी अस्पा। पता है ना आप लोगों को, सावर जो कि नंबर ऑफ जो होस्ट रखते थे, और जाट में क्या होता था, जो नंबर ऑफ पीपुल होते थे, तो सावर के रैंक को जो है कि मॉडिफाई कर सकता था विदाउट चेंजिंग द रैंक ऑफ जाट, ठीक है। इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी इसकी ऑटोबायोग्राफी थी, ये ऑटोबायोग्राफी थी जहांगीर की। अब जहांगीर के बाद से देख लेते हैं नेक्स्ट क्या थे हमारे रूलर, इनके शाहजहां, जिनका जो है कि इंडिया में रूलिंग टाइम क्या था, 27 से 57 तक। देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज बोलते हैं, मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज बोलते हैं जहांगीर को, और जो है कि शाहजहां को बोलते हैं मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज। क्या बनवाया इन्होंने, ताजमहल को बनवाया, जिसका कंस्ट्रक्शन कब से कब तक हुआ था, 1631 से 1653 तक। और उस्ताद ईसा, जो कि पर्शियन आर्किटेक्ट था, जिसका नाम क्या था, उस्ताद ईसा, जो कि पर्शियन आर्किटेक्ट था, इसने ताजमहल को बनाया था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस वाले बच्चों के लिए, कि ताजमहल को किसने बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था। और किसने बनाया था, उस्ताद ईसा ने बनाया था, जो कि एक पर्शियन आर्किटेक्ट था। इसने क्या किया था, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम आगरा टू शाहजहानाबाद, दिल्ली, ठीक है। अगेन जो है कि दिल्ली, आगरा से जो है कि दिल्ली कैपिटल को शिफ्ट किसने किया, शाहजहां ने किया। इसने क्या किया, बिल्ड जामा मस्जिद, रेड फोर्ट एंड पिकेक थ्रोन। देखिए अच्छे खासे जो है कि आर्किटेक्चर में इन्होंने काम किया था। क्या क्या बनवाया, जामा मस्जिद को बनवाया जो दिल्ली में है, रेड फोर्ट को बनवाया, ताजमहल को भी बनवाया, पिकेक थ्रोन को बनाया जो कि क्या बोलते हैं, रेड फोर्ट के अंदर है। इनके टाइम पे कौन आया था, फ्रांसिकोस बर्नियर और मानुषी ट्रेवलर्स थे, जो कि शाहजहां के टाइम में इंडिया में आए थे। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि फ्रांसिकोस बर्नियर और जो है कि मानुषी, जो है कि दो ट्रेवलर थे जो शाहजहां के टाइम पे इंडिया में आए थे। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, इनके बेटे का नाम क्या था, इनके कई सारे बेटे थे, उनके बीच में वार हुआ, और फाइनली जो है कि औरंगजेब जो है कि दिल्ली की सत्ता पे बैठा। इसकी टाइमिंग क्या थी, 1657 से 1707, देख रहे हैं ना, मैक्सिमम टाइम तक, मैक्सिमम टाइम तक मुगल डायनेस्टी में किसने रूल किया, औरंगजेब ने रूल किया। और इसका, इनके बड़े भाई जिसको मार के इन्होंने बैठे सत्ता पे बैठे, इनका नाम क्या था, दारा सिको, ठीक है। दारा सिको ने क्या किया, ट्रांसलेटेड गीता इनटू पर्शियन, गीता को जो कि पर्शियन में ट्रांसलेट किया। और ये किस ऑर्डर से थे, कादिरी सूफी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। और किसके बीच में हुआ था, बैटल ऑफ सामूगढ़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ सामूगढ़ जो है कि औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था, जिसमें जो है कि औरंगजेब ने दारा के सिकोह को मार दिया, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, दारा शिकोह और जो है कि औरंगजेब के बीच में एक बैटल हुआ था, उस बैटल का नाम क्या था, बैटल ऑफ सामूगढ़, जिसमें जो है कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया और सत्ता पे काबिज हो गया। इसने अपना क्या टाइटल यूज किया, आलमगीर। पेपर में पूछ सकता है कि आलमगीर नामक टाइटल किस मुगल बादशाह ने यूज किया अपने लिए, इसका नाम क्या था, औरंगजेब। इसको क्या बोलते थे, ऑल्सो जिंदा पीर भी बोलते थे, लिविंग सेंट भी बोलते थे इसको, ठीक है। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है। इसने क्या किया था, एग्जीक्यूटेड नाइन्थ गुरु तेज बहादुर, जो गुरु तेज बहादुर थे, जो सिखों के 9वें गुरु थे, इनको जो है कि इसने मारा था। इसने क्या किया, जजिया जो सिस्टम जिसको अकबर ने हटा दिया था, इसको फिर से रीइम्पोज कर दिया। इसने सती सिस्टम को इवलाइज कर दिया। और साथ ही साथ में बैटल ऑफ पुरंदर, बैटल ऑफ पुरंदर किसके बीच में, महाराजा जय सिंह बीट शिवाजी, ठीक है। महाराजा जय सिंह और जो है कि शिवाजी के बीच में हुआ था, जिसमें जो है कि महाराजा जय सिंह ने शिवाजी को हरा दिया था, और उसके बाद से ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ था। इसमें जो है कि ये शिवाजी को बहुत ही ह्यूमिलिएट किया गया था। इसको क्या बोलते हैं, इसको और साथ ही साथ में टेम्पल ब्रेकर के नाम से भी जानते हैं, किसको, औरंगजेब को। इनके बारे में और कुछ देख लेते हैं, जो कि दौलताबाद महाराष्ट्र में है, यहाँ पे इसका टॉम्ब है, ठीक है, यहाँ पे उसका मकबरा है। बीबी का मकबरा, ठीक है, औरंगाबाद में, किसने, बिल्ट बाय बहादुर शाह वन इन मेमोरी ऑफ हिज मदर, ये मदर था अपने बहादुर शाह वन ने अपने माँ की याद में बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, ठीक है, वहां पे बनवाया। देख लेते हैं शिवाजी के बारे में, देख लेते हैं, क्योंकि ये उस समय औरंगजेब के टेम्पररी थे। तो शिवाजी को देख लेते हैं, उनके और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। शिवाजी पेड सोल्जर्स इन कैश, कैश में देते थे, ठीक है, वो लैंड के फॉर्म में उनको नहीं दी जाती थी सैलरी, सैलरी इनको कैश के फॉर्म में दी जाती थी। ये शिवाजी के टाइम पे था। इसके साथ ही साथ अष्टप्रधान देख लेते हैं, जो शिवाजी के शासन में एग्जिस्ट करते थे। इसमें कौन कौन से थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ईच मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू शिवाजी, ठीक है। जो इस में हमारे सिस्टम में है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में सेम तरीके का सिस्टम कुछ शिवाजी के टाइम पर भी था, कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स होंगे वो सीधे रिस्पॉन्सिबल होंगे शिवाजी के प्रति। इसमें एक पोस्ट होता था जिसका नाम क्या था, पेशवा,
जो क्या देखता था, फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था, ठीक है। और इसको बाद में एज ए पीएम के तौर पे नियुक्त किया गया पेशवा को। बहुत ही पावरफुल पोस्ट था शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में। सेकंड क्या था, सर ए नौबर, ठीक है, जिसको सेनापति बोलते थे, सर ए नौबर को सेनापति भी बोलते थे। थर्ड पोस्ट क्या था इसमें, अमात्या था, ठीक है, जिसको बोलते थे अकाउंटेंट जनरल और द मौजूमदार, ठीक है। इन बंगाल में क्या बोलते थे इसको, रिकॉर्ड कीपर बोलते थे, मतलब कि जनरल फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम था अमात्या देखता था। वोकनेविस देख लेते हैं। वोकनेविस क्या करते थे, इंटेलिजेंस एंड पोस्ट देखते थे, ये दो डिपार्टमेंट देखते थे। सचिव क्या थे, कोरस्पोंडेंस को देखते थे। और सुमंत क्या थे, क्या करते थे, मास्टर ऑफ सेरेमनीज देखते थे। और न्यायाधीश क्या थे, जस्टिस को सिस्टम को देखते थे। और पंडित राव क्या करते थे, चैरिटीज एंड रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। तो ये इस तरीके से अष्टप्रधान सिस्टम किसके टाइम पे था, शिवाजी के टाइम पे था। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ टैक्सेस लगाया। पहला टैक्स का नाम क्या था, चौल टैक्स था। ये टैक्स किस तरीके का था, मिलिट्री कंट्रीब्यूशन पेड टुवार्ड ऑफ अटैक ऑफ मराठास, मतलब कि अगर आपको मराठा का रेड से बचना है, आपके रीजन में जो है कि मराठा का रेड ना पड़े, तो इसके लिए आपको चौथ नाम का टैक्स देना पड़ता था मराठा किंगडम को, ठीक है। इसके साथ साथ किस पे लगाया जाता था, ये जो नेबर की कंट्रीज थे, ठीक है, नेबरिंग टेरिटरीज थे, उन पे लगाया जाता था। फिर एक दूसरा टैक्स क्या था हमारा, सरदेश मुखी था। इसका मतलब क्या था कि अगर कोई लैंड है जिस पर जो है कि मराठा बोलते थे कि हमारा पहले से हमारा इस पर अधिकार है, मतलब कि हमारा अधिकार है लेकिन इसमें दूसरे किसी के पास है, वो उसने उससे हथिया लिया, तो उस पे 10% एडिशनल टैक्स लगता था कि अब मराठा का इन्वेजन उस पे नहीं होगा, आप लोग 10% टैक्स जो है कि हमको दीजिए। और नेबरिंग टेरिटरीज वेन मराठास क्लेम हेरिडेटरी राइट, देख रहे हो ना, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पायर्ड फ्रॉम डेक्कन स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो डेक्कन स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था उससे इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। इसमें कुछ छोटे छोटे किंगडम थे और उनकी टेरिटरी रीजन था, उससे मिलकर मराठा किंगडम बना था। उसको देख लेते हैं, पहला क्या था, सॉरी, पहला क्या था इनका, पहला था सिंधिया, ठीक है, जो कि ग्वालियर के रीजन में राज करते थे। दूसरे होलकर थे जो इंदौर में थे। पवार था, ठीक है, धार में था। गायकवाड़ थे, बड़ौदा में थे। भोंसले नागपुर में थे। और पेशवा जो है कि पूना में था, ठीक है। पेशवा का शासन कहाँ से होता था, पूना से होता था। अब इसके साथ हमने जो है कि शिवाजी को देख लिया, इसके साथ ही साथ विजयनगर किंगडम था, ये भी जो है कि उस समय वो मुगल के टाइम पे जो कि कंटेम्परेरी किंगडम था, जो कि साउथ में एग्जिस्ट करता था। इसके बारे में देख लेते हैं। क्या हुआ कि जब दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हो गया तो साउथ में जो है कि विजयनगर किंगडम का एस्टेब्लिश हुआ। इसमें कुछ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ रीजनल किंगडम दिया हुआ है, ठीक है। और ये मैप के थ्रू हम दिखा रहे हैं इसमें। रीजनल किंगडम हो गए। इसमें क्या था, यहाँ तिमुरिड थे, यहाँ पे तिब्बतन फोर्सेस थे, और यहाँ पे देखिए ये हमारा रीजनल किंगडम थे जब जो है कि दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। तो यहाँ पे क्या था, हमारा मुगल था, विजयनगर था। ये उड़ीसा हो गया। यहाँ पे बहमनी किंगडम यहाँ पे था। दोनों जो कि एक दूसरे के राइवल थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। रीजनल किंगडम से के डिस्टिंक्ट कल्चर, पहला क्या था, इम्पोर्टेंट वंस कौन थे, बहमनीस थे, ठीक है, जो यहाँ पे थे। साथ ही साथ में विजयनगर वाले थे, ठीक है, कहाँ पे थे, ये यहाँ पे थे। बंगाल रीजन था, ये रहा हमारा बंगाल रीजन, ठीक, ये वाला। साथ ही साथ में गुजरात रीजन में कुछ रीजनल रीजनल किंगडम थे, ये रहा, जाकर राजपूत हो गए। और जो कि मालवा रीजन था, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम थे, जैसे ये हो गया मालवा रीजन हमारा। तो साउथ इंडिया ऑफ बंगाल टू बंगाल, ठीक है, साउथ इंडिया टू बंगाल तक जो है कि विजयनगर किंगडम फैला हुआ था। और इसमें क्या था, विजयनगर किंग्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्ष। गॉड विरूपाक्ष के बिहाव पे जो है कि विजयनगर किंग्स क्लेम करते थे कि हम राज करेंगे। रूलर्स आल्सो यूज टाइटल हिंदू सुरंतरना, ठीक है, हिंदू सुरंतरना जाके हिंदू सुल्तान की जो कि पदवी धारित करते थे। कैपिटल ऑन बैंक्स ऑफ द तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के बैंक पे इनका कैपिटल था, जिसको आलसू जो कि पंपा के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितनी चीजें बता रहा हूँ विजयनगर किंगडम से, कि तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है कि विजयनगर किंगडम का कैपिटल था, जिसको आल्सो हम जो कि पंपा के नाम से जानते हैं, तुंगभद्रा रिवर को। और बहमनी किंगडम के साथ इनका क्लैश होता रहता था। और कि 3 एरियाज को लेके, पहला क्या था, तुंगभद्रा, जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, तुंगभद्रा का दोआब था। सेकेंड क्या था, कृष्णा गोदावरी डेल्टा था। और साथ ही साथ में कोंकण कोस्ट था, जो महाराष्ट्र का कोस्ट है। इन तीनों रीजन को लेके जो है कि बहमनी और विजयनगर किंगडम में हमेशा बैटल होते रहते थे।
4 तरीके के डायनेस्टी थे विजयनगर किंगडम में जिन्होंने शासन किया। पहला क्या था? संगम डायनेस्टी। पहले डायनेस्टी का नाम क्या था? संगम डायनेस्टी। इसके रूलर कौन थे? हरिहर और बुक्का। इसके फाउंडर्स थे। और देवराय वन जो है कि बहुत ही फेमस रूलर थे, ये जो है कि संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है? शुलवा। शुलवा जो कि क्या थे? देवराय टू थे। इस डायनेस्टी से, शुलवा डायनेस्टी से कौन थे? देवराय टू थे, जो कि अगेन बहुत ही फेमस रूलर थे विजयनगर किंगडम के। नेक्स्ट इसमें क्या था? तुलवा, जिससे बिलोंग करते थे कृष्ण देव राय, ठीक है, जिनका शासन काल था 1509 से 29, ठीक है, देख रहे हैं ना ये। और ये बहुत ही फेमस रूलर थे हमारे विजयनगर किंगडम के। साथ ही साथ में अकबर के कंटेम्परेरी थे। अराईविडु, ठीक है, अराईविडु के क्या थे? राम राय जो कि अराईविडु किंगडम से थे। तो इस तरीके से देख रहे हैं एक सीक्वेंस में कि पहले कौन आया हमारा विजयनगर डायनेस्टी में? संगम आया। संगम के बाद से कौन सा आया? शुलवा आया। शुलवा के बाद से कौन आया? तुलवा आया। तुलवा के बाद से अराईविडु, ठीक है। और ये लार्जली सेकुलर इन नेचर था, किसी धर्म को कोई प्रोटेक्ट नहीं करते थे, ये सेकुलर रीजन के थे। रिलीजन एज ए पॉलिटिकल टूल, ठीक है। ट्रेवलर्स देख लेते हैं कौन कौन विजयनगर किंगडम में आया। पहला क्या था नाम इनका? निकोली कॉन्टी। निकोल कॉन्टी था जो कि इटालियन था। और ये किसके टाइम पे आया था? देवराय वन के टाइम पे आया था। और इसमें से ऑलरेडी जो है कि एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को अच्छे से रख लीजिएगा। निकोल कॉन्टी कौन थे? जो कि इटालियन ट्रेवलर था, जो कि देवराय वन के टाइम में आया था। सेकेंड कौन है हमारा? अब्दुल रजाक है, जो कि अरब का था, ठीक है, ये देवराय टू के टाइम पे आया था इंडिया में। नेक्स्ट कौन है हमारा? डोमिंगो पाइस है, जो कि पोर्तुगीज था, और ये जो है कि कृष्ण देव राय के टाइम पे आया था। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि डोमिंगो पाइस जो कि एक पोर्तुगीज था, किसके टाइम पे वे इंडिया में आया था? तो ये थे हमारे कृष्ण देव राय, जिनका संबंध विजयनगर किंगडम से था। नेक्स्ट क्या है हमारा? देख लेते हैं दुरांते बारबोजा। दुरांते बारबोजा कौन थे? एक पोर्तुगीज थे। और ये अगेन जो है कि कृष्ण देव राय के टाइम पे इंडिया में आए थे। तो इस तरीके से हमने जो है कि जितने हमारे यहाँ पे ट्रेवलर्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे विजयनगर एम्पायर में आए थे, उन सभी चीज़ों को देख लिया है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि निकोल कॉन्टी जो कि एक इटालियन था, देवराय वन के टाइम पे इंडिया में आया था। अब्दुल रजाक जो कि एक अरब ट्रेवलर था, जो कि देवराय टू के टाइम पे इंडिया में आया था। डोमिंगो पाई जो कि पोर्तुगीज था, ठीक है, कृष्ण देव राय के टाइम पे इंडिया में आया था। और साथ ही साथ में दुरांते बारबोजा जो कि एक पोर्तुगीज था, अगेन देवराय टू के टाइम पे इंडिया में आया था। और मैं जितनी चीजें यहाँ पे सब बता रहा हूँ ना आपको, ये सब चीजें आगे चल के मैं फिर से जो है कि जब फोन ट्रेवलर किसके टाइम पे आया, उसके फॉर्म में मैंने एक ऑलरेडी एक चार्ट बना रखा है इसमें, उन सभी चीजों को आगे भी देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा फर्नैंडो नुंजी, जो कि एक इटालियन था, जो अगेन जो कृष्ण देव राय के टाइम पे इंडिया में आया था। नेक्स्ट कौन है हमारा? महमूद वाली बाल्की, ठीक है, जो कि बाल्क से था। अब देख लेते हैं कृष्ण देव राय, जो कि बहुत ही फेमस रूलर थे हमारे विजयनगर डायनेस्टी पे, जिनका शासनकाल क्या था? 1509 से 29 तक था। ये कौन? तुलवा डायनेस्टी से संबंध रखते थे, ऑलरेडी मैंने बताया। इसने क्या किया? बाबर स्पीक्स ऑफ हिम इन हिज बुक तुझे बाबरी। तो तुझे बाबरी था, ठीक है, इसमें इन्होंने जो है कि बाबर ने इनके बारे में बताया है। सॉरी, मैंने ऊपर आपको ये बताया कि ये जो कि देवराय कृष्ण देव राय थे, वो अकबर के समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन नहीं थे, ठीक है, बाबर के समकालीन थे। उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि कृष्ण देव राय जो है कि बाबर के समकालीन थे, कंटेम्परेरी थे। इन्होंने क्या किया? तेलुगु को पेट्रोनाइज किया। और साथ ही साथ में इनके दरबार में कौन थे? अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? जो है कि हमारे कृष्ण देव राय के दरबार में थे। कौन कौन से थे? कुछ नाम देख लेते हैं। तेनालीराम, आलसी, पेंडानम, तिमन्ना, और भी कुछ लोग थे। इनके इनके जो है कि कुछ ये बहुत ही बड़े ग्रेट स्कॉलर भी थे। इन्होंने क्या क्या लिखा? अमुक्त मर्यादा और जाम्बवती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम और अमुक्त मर्यादा नामक दो फेमस बुक्स किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने लिखा। तो इस तरीके से आपके पेपर में अगर पूछ दे कि अमुक्त मर्यादा और जाम्बवती कल्याणम नामक दो बुक किसने लिखा, तो इसको लिखा था कृष्णदेव राय ने। इन्होंने क्या किया कि अपना जो है कि कैरेक्टराइज बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, अपने एम्पायर को एक्सपेंड भी किया, साथ ही साथ में उसको कंसोलिडेट भी किया। इन्होंने क्या किया था? फाउंडेड सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर, ठीक है, विजयनगर के नियर जो है कि एक सब अर्बन टाउनशिप को फाउंड किया था, जिसका नाम क्या था? नगलापुरम। आफ्टर हिज मदर, ठीक है, आफ्टर हिज मदर के नाम पे जो है कि नगलापुरम नाम के टाउन को एस्टेब्लिश किया। और आप लोगों को शायद पता होगा, जो भी बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, कि ऑलरेडी जो है कि इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने पूछ रखा है एक या दो बार। तो नगलापुरम जो है कि टाउन था, इसको किसने बिल्ड किया था? इसको बिल्ड किया था कृष्णदेव राय ने, जिनका संबंध विजयनगर किंगडम से था। कुछ टेम्पल्स देख लेते हैं जिनको जो है कि कृष्णदेव राय ने
बनवाया था। पहला क्या है, वीरभद्र टेम्पल, ठीक है, वीरभद्र टेम्पल जो कि लेपाक्षी में है, ठीक है, और विरूपाक्ष टेम्पल जो कि पट्टाडकल में है, ठीक है। इन दोनों को किसने बनवाया था, कृष्णदेव राय ने बनवाया था। इनके एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं, क्या था इनका एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर, क्या था, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था विद भोज, जिसको किंग को भोज बोलते थे इनके टाइम पे, जो कि टॉप पे होता था। असिस्टेड बाय ब्राह्मण्स, मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद या ब्राह्मण से ये इनको असिस्ट मिलता था, सहायता मिलती थी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। और डिवाइडेड इनटू कितने, किस तरीके से डिवाइड था इनका किंगडम। पहला क्या था, सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, राज्य या मंडलम। सेकंड क्या था, वलनाडु। उसके बाद से क्या था, नाडु। उसके बाद से क्या था, नाडु। और उसके बाद से क्या था, मेला ग्राम। और उसके बाद क्या था, ग्राम, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो सीक्वेंस में कि सबसे ऊपर से नीचे, ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या थी, सबसे छोटा यूनिट क्या था इनके राज्य में, ग्राम। उससे बड़ा मेल ग्राम, उसके बाद से नाडु, उसके बाद से वेलनाडु, उसके बाद से राज्य मंडलम, ठीक है। इन्होंने नयनकार सिस्टम को स्टार्ट किया। नयनकार सिस्टम का संबंध किससे है, विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेवराय से है। ये क्या होते थे, फेजुअल लॉर्ड्स होते थे कुछ, ठीक है। इसमें क्या होता था, अमर नयनकार सिस्टम में मिलिट्री फोर्सेस गिवन लैंड एज अ सैलरी। जो मिलिट्री फोर्स ऑफिसर्स होते थे उनको जो है कि लैंड को एज अ सैलरी के फॉर्म में दिया जाता था। और ये बाद में जो है कि हेरिडेटरी हो जाता था, मतलब कि जो लैंड जिसको दे दिया गया अब उसी का हो गया। देवर ब्राह्मण्स, ठीक है, देवर नयनकार सिस्टम होते क्या थे, देवर ब्राह्मण्स एसोसिएटेड विद द रॉयल कोर्ट गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राजा, राजा के द्वारा। मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, नयनकार सिस्टम जो कि विजयनगर किंगडम में अप्लाई किया गया था, ये जो कि मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन माना जाता है विजयनगर एम्पायर का। ये क्या करते थे, कलेक्टेड टैक्सेस एंड गिवन टेरिटरीज टू गवर्न, ठीक है। साथ ही साथ में कुड बी ट्रांसफर बाय द किंग, लेकिन साथ ही साथ में हेरिडेटरी नेचर का था, साथ साथ में किंग के पास पावर था कि ये इसको ट्रांसफर भी कर सकता था। और ये किससे इंस्पायर था, जो एकता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत था, इसी से इंस्पायर था। पता है ऑलरेडी कि मिलिट्री प्लस रेवेन्यू दो तरीके के ये चीजों को एकता सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया गया था। सेम तरीके का सिस्टम जो है कि जिसका नाम था नयनकार सिस्टम, इसको जो है कि विजयनगर में कृष्णदेव राय ने इम्प्लीमेंट किया। इनके सोसाइटी को देख लेते हैं। सोसाइटी किस तरीके का था, ब्राह्मणी इन्फ्लुएंशियल था, ठीक है। और साथ ही साथ में एजुकेशन ऑफ अपर कास्ट एंड मेल्स, अपर कास्ट और मेल्स को ओनली एजुकेशन दिया जाता था। टेम्पल्स एट कल्याण मंडप, कल्याण मंडप एक फीचर था वो टेम्पल में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। और टेम्पल वेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके किंगडम में, टेम्पल का बहुत ही ज्यादा महत्व था। ओमन को देख लेते हैं। ओमन के कंडीशन क्या था विजयनगर किंगडम में, क्या था, नो पुर्धा सिस्टम। इस तरीके का कोई पुर्धा सिस्टम नहीं था ओमेन्स को लेके। पॉलीगमी जो कि प्रिविलेंट था, मतलब मल्टीपल शादी कर सकते थे आप। साथ ही साथ में सती सिस्टम जो कि प्रेजेंट था, कि हस्बैंड का डेथ हो गया तो उसके साथ साथ उनकी उनकी वाइफ को भी जला दिया जाता था। और तो चाइल्ड मैरिज के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं कि किस तरीके का क्या सिस्टम था वहाँ को चाइल्ड मैरिज को लेके। इस तरीके से हमने विजयनगर किंगडम को देख लिया, जो हमारे हिस्ट्री का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जिनके राइवल थे, जिनके हमेशा इनका जो कि क्लेश होता रहता था। ये कौन थे हमारे, ये थे हमारे बहमनी किंगडम। नाउ हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट है हमारा बहमनी किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बहमनी किंगडम है, जो कि बहुत ही बड़ा राइवल था विजयनगर किंगडम का। दोनों के बीच में जो कि वार्स होते रहते थे। इसका जो है कि बेसिकली था कहाँ पे, ये डेक्कन का जो रीजन है हमारा, जो ऑलरेडी हमने मैप में ऊपर देखा, वहीं पर जो है कि सिचुएटेड था बहमनी किंगडम। इसमें ये देखिए हमारे हमने यहाँ इंडिकेट किया है कि ये हमारा बहमनी किंगडम है, और इसके ठीक नीचे यहाँ पे विजयनगर किंगडम था। और दोनों में जो है कि ऑलवेज जो है कि कुछ क्षेत्र को लेकर, जिसको मैंने ऊपर बताया कि 3 क्षेत्र थे, उन क्षेत्र को लेकर वार होता रहता था। इसमें मैंने यहाँ क्या लिखा है, इसको देख लेते हैं। व्हेन मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड कैपिटल टू दौलताबाद, ठीक है, मैनी पीपुल स्टे इन द डेक्कन एंड एस्टेब्लिश बहमनी की एम्पायर। हुआ क्या कि जो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली सल्तनत का था, अपने कैपिटल को उसने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था, तो बहुत लोग जो कि रिटर्न नहीं गए थे वापस। तो जो लोग वहाँ रह गए थे, जो नोबल्स वगैरह थे उनके दरबार के, उन्होंने बहमनी एम्पायर को वहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया था। किसने एस्टेब्लिश किया था, बहमन शाह, ठीक है। बहमनी साम्राज्य को, एम्पायर को किसने एस्टेब्लिश किया था, बहमन शाह ने। और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सुल्तान्स को देख लेते हैं जो बहमन किंगडम के थे। पहला क्या था, फिरोज शाह बहमन। फिरोज शाह बहमन फर्स्ट रूलर थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये क्या था, मल्टीलिंगुअल, मतलब कि बहुत सारी भाषाएं इसको आती थी। साथ ही साथ में इन्होंने ऑब्जर्वेटरी एट दौलताबाद में एक ऑब्जर्वेटरी को एस्टेब्लिश किया। और किसने, इसने जो है कि देव राय के डॉटर के साथ शादी की। देव राय के डॉटर से किससे शादी की, फिरोज शाह बहमन ने। सेकेंड रूलर कौन थे हमारे, अहमद शाह वाली। अहमद शाह वाली कौन थे, एक तरीके के सूफी संत भी थे ये।
ये जिसका संबंध किससे था, चिश्ती सिलसिला से। और 4025 में, ठीक है, 4025 एडी में शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदार। गुलबर्ग से बिदार की तरफ अपने कैपिटल को किसने शिफ्ट किया था, ये थे हमारे अहमद शाह वाली। क्यों, इसका रीजन क्या था, सेंट्रली लोकेटेड इन बहमनी किंगडम, क्योंकि बहमनी किंगडम के बिल्कुल बीचों बीच में था। और साथ ही साथ में कन्वर्जेंस ऑफ 3 लिंग्विस्टिक एरियाज, कौन कौन से थे, मराठी, कन्नड़ और तेलुगु। इसलिए जो है कि इसने अपने कैपिटल को गुलबर्ग से बिदार में शिफ्ट कर दिया। तो पेपर में इस तरीके से पूछ दिया कि कौन सा बहमनी किंगडम का राजा था जिसने जो है कि अपने कैपिटल को गुलबर्ग से बिदार की तरफ शिफ्ट कर दिया था, तो कौन थे, अहमद शाह वाली थे ये, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैंने मैप के थ्रू फिर से दिया है, ठीक है, ये बहमनी किंगडम है जो येलो में है, और साथ ही साथ में जो ग्रीन में है ये हमारा विजयनगर किंगडम है। महमूद गवान को देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूलर कौन थे, महमूद गवान थे। ये क्या थे, इन्होंने क्या किया, वजीर ऑफ मोहम्मद शाह टू, मोहम्मद शाह टू का वजीर था। साथ ही साथ में इसने डिवाइड किया था अपने एम्पायर को 8 प्रोविंसेस में, 8 प्रोविंस में डिवाइड किया। और इसका डेथ कितना हुआ था, 42 में। ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन थोड़ा नाम को जानना जरूरी है कि अगर कुछ समथिंग पूछ दे तो कुछ आइडिया हो आपके पास कि उस ट्रिक लगा के भी आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। फिर से जो है कि बाद में क्या हुआ कि बहमनी किंगडम था, स्प्लिट हो गया कुछ भाग में। किस किस भाग में स्प्लिट हुआ, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, बहमनी किंगडम पहले का था, ठीक है, और ये बाद का उसी समय का जो है कि विजयनगर किंगडम था। जब बहमनी किंगडम का विघटन हुआ तो कैसे कैसे हुआ था कि पहला गया है बीजापुर, इसके अंदर में आदिल शाही के अंदर में, बिदार बर्द शाही के अंदर में, और बेरार जो है कि इमाद शाही के अंदर में, और अहमदनगर जो है कि निजाम शाही के अंदर में, और गोलकोंडा जो है कि कुतुब शाही के अंदर में। ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको देख लीजिएगा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जब बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ तो ये किन किन पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला क्या था, बीजापुर, जिसके राजा कौन थे, आदिल शाही। बिदार किसके अंदर में, बरीद शाही के अंदर में, और बेरार जो है कि इमाद शाही के अंदर में, और अहमदनगर जो है कि निजाम शाही के अंदर में, और गोलकोंडा जो है कि कुतुब शाही के अंदर में जो है कि विघटित हो गए, अलग अलग हो गए। अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, इसमें फोर्ट एमंग ईच अदर एंड अंडर विद विजयनगर एम्पायर। ये अपने आप में भी लड़ते थे, साथ ही साथ में विजयनगर एम्पायर से भी लड़ते थे। और जो बैटल ऑफ तालीकोटा, बनिहाटी और राकासा तंगड़ी में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, बहमनी कॉन्फेडरेशन ऑन हो गया था, ठीक है। जो बहमनी थे उन्होंने अपना कॉन्फेडरेशन बनाया था, और साथ ही साथ में उन्होंने जो है कि और विजयनगर एम्पायर के साथ युद्ध किया, और इसमें क्या हुआ कि विजयनगर एम्पायर की हार हो गई, ठीक है। क्या इस बैटल का नाम क्या था, बैटल ऑफ तालीकोटा, बनिहाटी और राकस तगंडी। 3 वार हुआ था, तीनों वार में जो है कि एक कॉन्फेडरेशन बना के उन्होंने विजयनगर एम्पायर के युद्ध किया, और तीनों में जीत गए। और लेटर क्या होगा, लेटर जो है कंज्यूम बाय मुगल्स, लेटर जो है कि इन छोटे छोटे किंगडम्स को जो है कि मुगल में औरंगजेब ने जो है कि डेक्कन में कैंपेन करके इनको वापस मुगल एम्पायर में मिला लिया। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इनको उर्दू लैंग्वेज में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था, उसको उन्होंने प्रसार किया। और साथ ही साथ में कुली कुतुब शाह रोड दीवाने कुतुब शाही, कौन थे, कुली कुतुब शाह थे, ठीक है, जिन्होंने जो है कि दीवाने कुतुब शाही नामक एक किताब लिखा था। गोल गुम्बज, ठीक है, किसने बनवाया था, आदिल शाही किंग। आदिल शाही किंग के द्वारा जो है कि गोल गुम्बज को बनवाया गया था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके पेपर में मे भी एक दो बार पूछा भी गया है कि गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण करवाया था आदिल शाही ने। आप कुछ सिस्टम देख लेते हैं जो हमारे ओल्ड टाइम में सिस्टम थे, जिनको जो है कि डिफरेंट किंग्स ने स्टार्ट किया था। तो पहला सिस्टम क्या है, हमारा जागीरदारी सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो जागीरदारी सिस्टम में क्या होता था, तो जागीरदार होते थे, ठीक है, जागीरदार होते थे। ये क्या होते थे, किंग ऑफिशियल्स हु एंजॉय लैंड गिफ्टेड फ्रॉम द किंग। कुछ ऐसे ऑफिशियल्स होते थे जिनको जो है कि राजा कुछ लैंड गिफ्ट के तौर पे दे देता था। उनको क्या बोलते थे, हम लोग जागीरदार बोलते थे ओल्ड टाइम में। ये क्या करते थे, allotted नॉन इनहेरिटेबल लैंड एरिया इक्विवेलेंट टू देयर फीस अमाउंट कॉल्ड जागीर, ठीक है। मतलब कि ये हेरिटेबल नेचर का नहीं होता था। जितनी किसी जागीर की सैलरी होगी, ठीक है, ऑफिसर की सैलरी होगी, उतना उसको जागीर दे दिया जाएगा। तब से उसको जागीरदार बोला जाने लगा, ठीक है। इसका क्या होता था, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ देयर एरिया एंड कलेक्टेड रेवेन्यू एंड हैंडेड ओवर टू एम्पर। इनका काम क्या था जागीरदार का, कि ये जो जागीर वगैरह वसूलते थे किसानों से, टैक्स वगैरह, उसको जो है कि एम्परर को दे आते थे। नेक्स्ट क्या था, इसमें क्या है, जमींदार केम अंडर द जागीरदार। मतलब सबसे बड़ा पोस्ट क्या होता था एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पायर में, जागीरदार का। और उससे छोटा क्या होता था, जमींदार का होता था। जमींदार इसके अंदर में आते थे। और जागीरदार के पास पावर क्या था कि ये रिमूव कर सकते थे जमींदार को, ठीक है। इस तरीके से जागीरदार इज सुपीरियर देन जमींदार। जमींदारी सिस्टम को देख लेते हैं, क्या था, ये लैंड ओनर होते थे, लैंड के मालिक होते थे। क्या करते थे, कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीजेंट, पीजेंट टैक्स से वसूलते थे ऑन बिहाफ ऑफ द इंपेरियल कोर्ट एंड द मिलिट्री पर्पजेस।
ये जो क्या होता था, हेरिडेटरी होता था। फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ 2 चीज़ों को, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है। कि जो जागीरदारी सिस्टम होता था, नॉन हेरिटेबल होता था, ठीक है? मतलब हेरिडेटरी नहीं होता था। जबकि जो जमींदारी सिस्टम होता था, ये जो है कि हेरिडेटरी होता था, मतलब वंशानुगत। कि आपके पास है तो आपके पापा के पास, आपके पास है तो आपके बच्चे के पास भी जाएगा, ठीक है? राइट फॉर लैंड एंड क्लेम शेयर इन प्रेजेंट आउटपुट। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या था, मनसबदारी सिस्टम। पता है किसको इंट्रोड्यूस किया था? इसको अकबर इंट्रोड्यूस किया था, और मैंने इसके बारे में ऊपर ऑलरेडी आपको कुछ कुछ बताया है, फिर से उन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। इन सब में क्या होता था, मनसब होता था, ठीक है? रैंक टू इंडिविजुअल फिक्सेस, ठीक है? क्या होता था, सैलरी, स्टेटस इन हायरार्की। जो मनसब होते थे उनका रैंक जो है कि किसके बेस पे फिक्स होता था, सैलरी, स्टेटस ऑफ हायरार्की, नंबर ऑफ आर्म रिटेनर्स सपोज टू बी मेंटेन एंड द कुड बी गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट इन कोर्ट, ठीक है? उनका जो है कि इसी रैंक के अकॉर्डिंग जो है कि ये सब चीजें दी जाती थी, कि मनसब का रैंक क्या है, उसके बेस पे उनको सैलरी डिसाइड होगी, उसकी हायरार्की डिसाइड होगी, और साथ ही साथ में उसको जो है कि किस पोस्ट पे कोर्ट में अपॉइंटमेंट मिलेगी, जो एम्परर का कोर्ट होता था, ये उसके मनसब का रैंक के ऊपर ही डिपेंड करता था। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, 10 मनसबदारी वाज अ सिंगल सर्विस कंबाइनिंग सिविल मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेम एज इक्ता, इक्ता सिस्टम के तरह ही इसमें जो है कि सिविल और मिलिट्री दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी को दी जाती थी। सैलरी कैन बी पेड इन कैश बट जनरल इट वाज पेड इन जागीर, ठीक है? जागीर और कैश दोनों में सैलरी को पे किया जाता था। जागीर ग्रांट मीन्ट कैन कलेक्ट टैक्सेस, मतलब कि जागीर किसी को दिया गया है, डेट मीन्स कि इसके पास क्या अधिकार है, वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकता है। अकबर इंट्रोड्यूस दिस मनसबदारी सिस्टम इन 1571 विद द हेल्प ऑफ शहबाज खान। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये मनसबदारी सिस्टम को अकबर ने किसकी सहायता से स्टार्ट किया था? इनका नाम था शहबाज खान, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस नाम को याद कर लीजिएगा। ब्रॉड आउटलाइंस गिवन बाय अब्दुल फजल आइन अकबरी। आइन अकबरी में इसके बारे में बहुत अच्छे से अब्दुल फजल ने एक्सप्लेन किया है। एम्परर कुड डिसमिस देम एट विल, ठीक है? एम्परर के पास पावर था कि जागीरदार को उसके पोस्ट से हटा सकता था। और अपॉइंटमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ मीर बख्शी, मीर बख्शी जो कि इसको रिकमेंड करते थे कि किसको जागीर नियुक्त करना है, और इनके रिकमेंडेशन पे एम्परर इनको नियुक्त करता था, ठीक है? इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता था। मनसब का रैंक्स देख लेते हैं क्या। अगर 500 से ज्यादा है तो मनसब बोलते थे, ठीक है? 500 से ज्यादा है किसी के पास मेन पावर, ठीक है, पीपुल्स, तो उसको बोलेगा मनसब। और 500 से जो है कि देखिए 500 से 2500 के बीच में है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आमिर्स, ठीक है? नहीं, इसमें क्या होगा, ठीक है, 500 से ज्यादा है तो मनसब, 500 से 2 2500 के बीच में है तो आमिर्स, ठीक है? और साथ ही साथ में खाने खाना किसको बोलेंगे, हाईएस्ट रैंक इन आर्मी। क्या होते थे, हाईएस्ट रैंक इन आर्मी होते थे। तो इस तरीके से देख रहे हैं ना कि रैंक अगर 500 से ज्यादा है, 5000 से ज्यादा आपके पास सेना है, तो गिवन टू प्रिंसेस, प्रिंसेस के पास होती थी। तो जो हमारा, मैंने ऊपर आपको ये बताया कि मनसब किसको बोलते थे, अगर आपके पास 500 से कम से, ठीक है, 500 से कम पीपुल है तो आपको मनसब का रैंक मिलेगा। और 500 से 2500 के बीच में है तो आमिर्स बोलेंगे आपको। और साथ ही साथ में खाना बोलेंगे कब, जब जो है कि खाना कब बोलेंगे, जब हाईएस्ट रैंक इन आर्मी होता था ये। अब नेक्स्ट इसमें कुछ देख लेते हैं क्या है, कैटेगराइजेशन ऑफ मनसब। मनसब को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया, पहला क्या था, जाट, ठीक है, जो पर्सनल होता था, जो मतलब किसी के पास इंसान है कुछ सेना के फॉर्म में, तो उसको जाट की रैंकिंग मिलेगी। इसमें क्या होता है, फिक्स पर्सनल स्टेटस ऑफ पर्सन एंड आल्सो इज सैलरी। फिर सावर क्या होते थे, नंबर ऑफ कैवलरी मैन, ठीक है, कितने आपके पास घुड़सवार हैं, इसके बेसिस से आपको सावर का रैंक मिलता था। और इसी में एक सिस्टम यूज करते थे, दह बिस्ती। द मिथली मतलब 10-20 सिस्टम। इसमें क्या होता था, 10 सावर्स देयर शुड बी 20 हॉर्सेस। अगर आपके सावर्स का रैंक 10 है तो आपके पास 20 हॉर्सेस होनी चाहिए। इसके पास एक डार्क सिस्टम था, इसमें इंट्रोड्यूस किया। या इसमें इसमें क्या था, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस को ब्रांड किया जाता था। और ऑलरेडी मैंने आपको इसके ऊपर में, आप इसके ऊपर के पीडीएफ में पेजेस में आपको इसके इसके बारे में बताया है। इसमें क्या होता था, पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ हॉर्सेस टू रिड्यूस द गैप बिटवीन नंबर ऑफ हॉर्समैन ऑन पेपर एंड दोज एक्चुअली एम्प्लॉयड। मतलब कि जो करप्शन वगैरह था इसको दूर करने के लिए चेक होता था, ठीक है? इसके बाद से नेक्स्ट हमारा सिस्टम क्या था, जिसका नाम था इजरदारी सिस्टम। इजरदारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, शाहजहां ने इंट्रोड्यूस किया था। और इसको पॉपुलराइज किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। इसमें क्या होता था, रेवेन्यू फार्मर होते थे, जो है कि एक्सट्रैक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट। जो पीजेंट किसान वगैरह थे उनसे रेवेन्यू फार्मर होते थे, जो कि टैक्स कलेक्ट करके इम्परर को दे आते थे। तो इजरदारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, शाहजहां ने। और इसको पॉपुलराइज किसने किया था, औरंगजेब ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर क्या था भाईचारी सिस्टम, ठीक है?
भाईचारी सिस्टम जो कि 1800 में किसने स्टार्ट किया, जॉन लॉरेंस ने किया। और इसमें क्या होता था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, नो पट्टा नो ट्रस्ट, ठीक है, इस तरीके का कुछ सिस्टम आपको वर्क करता था। अब हम कुछ फेमस ट्रेवलर्स को देख लेते हैं जो मैंने ऊपर आपको बताया, और वो किस समय पे आए थे, ठीक है। पहला क्या है, अल मसूदी 1890 एडी में आया था। इसको क्या बोलते थे, आल्सो नोन एज द हेरोडोटस ऑफ अरब, इसको हेरोडोटस ऑफ अरब ही बोलते थे। और क्या लिखा था, मुर्जु उल दहाब, मुर्जु और दहाब किसने लिखा था, अल मसूदी ने लिखा था। फिर नेक्स्ट क्या हमारा, अल बरूनी जो है कि किसके साथ आए थे, महमूद और गजनी के साथ इंडिया में आए थे। क्या लिखा था, किताबन हिंद, तहकीके हिंद, और ट्रांसलेट संस्कृत वर्क लाइक पतंजलि ग्रामर इनटू अरबिक, अरबिक में इससे ट्रांसलेट किया। और इसको फादर ऑफ इंडोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट कौन था हमारा, मार्को पोलो, जो कि क्या था, वेनेटियन था। एक क्या था, रुद्रमा देवी, जो काकतीय डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। इनके समय पे जो है कि इंडिया में आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्को पोलो जो है कि किसके टाइम पे इंडिया में आया था, काकतीय डायनेस्टी के रुद्रमा देवी के टाइम पे आया था। और टाइमिंग क्या था इसका, 1292 से 94 एडी में पांड्या किंगडम में भी गया था। स्टॉप एट कोरोमंडल एंड द मालाबार कोस्ट में रिटर्निंग फ्रॉम द चाइना, ठीक है, तो चाइना से वापस आ रहा था, तो इसको जो है कि कोरोमंडल और मालाबार कोस्ट दो जगहों पर रोका गया। अब इब्न बतूता को देख लेते हैं, ठीक है, जो कि एक मोरक्कन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कौन था, मोरक्कन था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इंडिया में आया था। और क्या इसने रिहिल्ला लिखा था। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, निकोल कॉन्टी, जो कि एक इटालियन था, ठीक है, और देवराय वन के टाइम पे इंडिया में आया था। और किसके पर्पज से आया था, गोल्ड एंड स्पाइस ट्रेड के पर्पज से आया था। नेक्स्ट क्या हमारा, अब्दुल रजाक है, ठीक है, जो क्या था, एम्बेसडर ऑफ शाहरुख ऑफ तिमरुद डायनेस्टी, ठीक है, तिमरुद डायनेस्टी के राजा शाहरुख का जो एक एम्बेसडर था। और ये देवराय टू के टाइम पे इंडिया में आया था। डोमिंगो पाइस को देख लेते हैं, डोमिंगो पाइस किसके समय पे आया था इंडिया में, कृष्णदेवराय के समय पे आया था। और इसने नैकार सिस्टम, जो कि विजयनगर सिस्टम में कृष्णदेव राय ने इंट्रोड्यूस किया था, इसको अपने किताब में डिस्क्राइब किया था। रॉल्फ फिच देख लेते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया अकबर के टाइम पे आया था, जो इंग्लिश मैन था। एस्टिनो मोन्टेराटे, जो कि एक पोर्तुगीज था, ये भी अकबर के टाइम पे आया था, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा। सर थॉमस रॉय, जो कि इंग्लिश डिप्लोमेट था, जहांगीर के समय पे आया था। साथ ही साथ में पीटर मुंडी, जो कि एक इंग्लिश मैन था, शाहजहां के टाइम पे आया था। साथ ही साथ में निकोलो मानुची को देख लेते हैं, जो कि एक इटालियन था। और ये जो 5 मुगल एम्पायर्स, ठीक है, शाहजहां से फारूक शायर तक ये मुगल कोर्ट में रहा था। फ्रांकिसो बर्नियर को देख लेते हैं, ठीक है, ये फ्रेंच फिजिशियन था, जो कि औरंगजेब के दरबार में था, और क्लोज टू दारा सिकों के बहुत ही क्लोज था। जीन बापिस्टे ट्रेवेनियर, जो कि एक फ्रेंच था, और ये शाहजहां से के साथ ही साथ औरंगजेब, मतलब शाहजहां से लेकर औरंगजेब के टाइम तक मुगल कोर्ट में रहा था। अब कुछ टर्म देख लेते हैं जो हमारी हिस्ट्री के टर्म्स है, मिडिवल हिस्ट्री के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है हमारा, आमिल गुजार। आमिल गुजार का संबंध किससे, कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्शन से है। इसमें क्या होता था, जमा, अमाउंट एक्सेस कितना हुआ है, इसमें हासिल, अकाउंट कलेक्टेड, ये कुछ सिस्टम था, इसको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, टू टाइप्स ऑफ पीजेंट इन 17th सेंचुरी, कौन कौन से थे, दो तरीके के पीजेंट थे, किसान थे। पहले का नाम क्या था, खुदा खास था, ठीक है, ये क्या होते थे, रेसिडेंट ऑफ विलेज इन विच दे हेल्ड देयर लैंड, ठीक है, खुदा खास था इस तरीके के लोग थे जो कि रेसिडेंट थे उसी विलेज के, जहाँ पे जो है कि लैंड्स को होल्ड किए थे, रखे थे, ठीक है। दूसरा क्या है, पाई खास है, इसमें क्या होता था, नॉन रेसिडेंट होते थे, कल्टिवेटर्स हु बिलोंग टू द अदर विलेजेस एंड कल्टिवेटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ठीक है, ये दो तरीके के किसान होते थे। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, मर्चेंट्स को देख लेते हैं, क्या किस किस तरीके का मर्चेंट थे। पहला क्या था, मासुतुवन, इन तमिल में बोलते थे इनको, मर्चेंट्स को बोलते थे मासतुवन तमिल में, सेतीस सातवाहस इन प्रकृत में बोलते थे, और चेतियार्स वो भी बोलते थे। मतलब ये सारे के सारे नाम किसके हैं, ये मर्चेंट्स के नाम है। तो ये पेपर में इस तरीके से पूछ दे कि ये क्या है, तो आपके बता दोगे ना कि ये मर्चेंट्स है। नेक्स्ट क्या हमारा, टैक्सेस देख लेते हैं, इस तरह से वजूहत, जो कि केटल टैक्स था। हक सरफ क्या होता है, इरिगेशन टैक्स को बोलते थे। और खिरजवारत, खिजरवात क्या था, वेजिटेबल टैक्स था। और साथ ही साथ में गल्ला चुंगी क्या था, ग्रेन टैक्स था। अब ब्रिटिश इंडिया में देख लेते हैं कुछ, यहाँ पे क्या है, जोतेदार क्या होते थे, रिच रायत होते थे। मंडल क्या होता था, विलेज हेडमैन होता था। और अमला क्या होता था, ऑफिस ऑफ जमींदार अपॉइंटेड बाय कोर्ट, ठीक है। और साथ ही साथ में अधियार या बरगदार क्या होता था, शेयर ब्रोकर होता था। अब यहाँ पे मैंने कुछ टर्म यहाँ पे मेंशन किए हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता दिया, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे, ठीक है। इसमें देखिए ये है ना, आमिल थे, आमिल्स क्या होते थे, रेवेन्यू के से इनका संबंध था। सेकंड क्या है, डेम, डेम को, डम किसको होता था, क्वाइन था, ठीक है, डम मतलब डेम नहीं, डेम मतलब क्वाइन था। दिन का मतलब क्या होता था, रिलीजन होता था। साथ ही साथ में दीवान का मतलब क्या होता था, ये होता था फंक्शन ऑफ फाइनेंस,
का काम करते थे। दीवाने अर्ज मिलिट्री अफेयर से संबंधित था। दीवाने हिंसा क्या था? रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंट से संबंधित था। दीवाने कुल का संबंध किससे है? वजीर और चीफ इंपीरियल फिजिकल मिनिस्टर। विमांस का संबंध किससे है? टेम्पल टावर्स ऑफ टेम्पल्स को विमांस बोलते थे। वक्फ क्या है? ग्रांट टू मुस्लिम रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट। वतनदार को क्या बोलते थे? देसाई और देशमुख। विलायत को क्या बोलते हैं? जिसका संबंध करते हैं स्पिरिचुअल टेरिटरी ऑफ ए सूफी। उजवत क्या बोलते हैं? टैक्सेस ऑन कैटल, उसको उजवत बोलते हैं। जब्त क्या था? रेवेन्यू बेस्ड ऑन लैंड मेजरमेंट। जवाबित क्या था? नॉन शरियत स्टेट लॉस। ठीक है, अब इसके साथ कुछ और नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है? ममलूक। ममलूक क्या था? ममलूक क्या होता था? स्लेव्स होते थे। साथ ही साथ मीर बख्श क्या होता था? मिलिट्री डिपार्टमेंट। और मीर सामन क्या होता था? सप्लाई डिपार्टमेंट से संबंधित इसका। मुकद्दम क्या? विलेज हेड होता था। नगरम क्या होता था? असेंबली ऑफ मर्चेंट इन चोना पीरियड। नंकार क्या था? पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू गिवन टू द जमींदार। परगना क्या होता था? अराउंड 100 विलेज को मिला के एक परगना बनता था। कानूनगोज क्या होते थे? केयर टेकर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। सभा क्या होता था? असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स इन चोला पीरियड, इसको क्या बोलते थे? सभा। सदर, सदर को क्या बोलते थे? एस्केलेस्टिकियल अफेयर से इसका संबंध था। सरकार को क्या बोलते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, यूनिट ऑफ परगना। एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सरिया क्या होता था? मुस्लिम लॉ होता था। सीकदार क्या होता था? हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। और सोनदार क्या होता था? लोन्स होता था। ठीक है, सोनदार जो है लोन्स होता था। अब इसमें हम कुछ और देख लेते हैं। क्या है? दीवाने रिसालत क्या होता था? रिलीजियस अफेयर से संबंध था इसका। दीवाने बिजारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। फौजदार क्या होता था? इंचार्ज ऑफ सरकार। गंज क्या होता था? एग्रेन मार्केट। गोमस्ता क्या होता था? कॉमर्शियल एजेंट। हुन क्या होता था? गोल्ड कॉइन। हुंडिस क्या होता था? बिल ऑफ एक्सचेंज। आप इस तरीके से इस वीडियो को एक या दो बार देख लोगे ना, तो आपको पूरा का पूरा चीज याद हो जाएगा। मैंने इतनी स्लो में अच्छे से पढ़ाया है कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए और साथ ही साथ में एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि कुछ छूटे ना आपका। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस नेक्स्ट देखते हैं इबादत खाना। ठीक है, हाउस ऑफ वर्शिप था, इसको बोलते थे। खालिसा क्या होता था? लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली टू इंपीरियल ट्रेजरी। कोर्ट्स क्या होता था? विलेज हेड होता था। हुम्स क्या होता था? टैक्स ऑन प्लंडर होता था। खुतबा क्या होता था? ए सरमन मेड इन फ्राइडे मॉस्क्यू। मदद ए मसा क्या होता था? टैक्स फ्री ग्रांट ऑफ लैंड। और मलफूजत क्या होता था? सेइंग ऑफ सुफिशियंट। ठीक है, अब कुछ और नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या हमारे तीन चार और बचे हैं। सुबस क्या होता था? प्रोविंसेस को। और टनका क्या बोलते थे? सिल्वर पाइन को। उमराव बोलते थे कलेक्टिव टर्म ऑफ नोबिलिटी। और उर बोलते थे कॉमन विलेज असेंबली इन चोलाबेरी। ठीक है, इसके साथ साथ हमने जो है कि दो वीडियो में, ओनली दो वीडियो में हमने टोटल जो है कि मिडिवल हिस्ट्री को खत्म कर दिया। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने छोड़ा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। तो अब इस समय क्या हो गया, पेपर थोड़ा एनालिटिकल टाइप का हो गया है, तो आपको इतना तो स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा डीप में जाके, जिससे कि आप जो भी क्वेश्चन चाहे आपके रेंज में, वो रेंज में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमने मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट सीरीज में जो है कि हम जो है कि एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हम अगर नए वीडियोस को अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग।